मंजुला अपने माता पिता की इकलौती और लाडली संतान थी। उन्होंने मंजुला की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मंजुला ने भी कभी उन्हें शिकायत का मौका नहीं दिया था। लेकिन जैसे ही मंजुला ने पढ़ाई पूरी की, उसके माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और मंजुला बिल्कुल ही अकेली पड़ गई। पिताजी, माँ, अब क्यों मुझे अकेला छोड़ गए? मुझे नहीं जीना। मंजुला के अनाथ होने की बात सुन के उसकी दादी उसे सहारा देने आती है। बेटा मंजू, जो हो गया सो हो गया। शायद भगवान की यही मर्जी थी। तुम्हें अब अपने आप को संभालना होगा। जी दादी जी। क्योंकि मंजुला अब बड़ी हो चुकी थी और दादी की उम्र बहुत ज्यादा थी, उनके मन में मंजुला की शादी का ख्याल आया। इतनी सुंदर लड़की बिल्कुल बेसहारा हो गई है। इसकी शादी कर लूं तो मैं चैन से आखिरी सांस ले पाऊंगी। अगले ही महीने दादी ने मंजुला की शादी किसी पहचान वाले परिवार में कर दी। मंजुला का पति आकाश अपनी माँ के साथ रहता था। आकाश भले ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन स्वभाव से बड़ा प्यारा और संस्कारी था। उसे कोई भी बुरी आदत नहीं थी। उदर निर्वाह के लिए आकाश रिक्शा चलाता था। मंजुला, अगर तुम आगे पढ़ना चाहती हो तो पढ़ सकती हो। नहीं, माँ जी की तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं घर की जिम्मेदारी संभालूंगी। इस प्रकार मंजुला और आकाश अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गए। खाना बनाना, बूढ़ी सास की सेवा करना और घर के काम काज करना, इसी में मंजुला का पूरा दिन निकल जाता। ऐसे ही एक दिन बाजार जाते समय मंजुला को एक लड़की साइकिल चलाती हुई दिखाई दी। वाह, ये लड़की कितनी बढ़िया साइकिल चला रही है। काश मैं भी चला पाती। मंजुला को बचपन से ही रिक्शा या कार चलाने की बड़ी इच्छा थी। एक दिन अचानक उसने आकाश से कहा, क्या आप मुझे रिक्शा चलाना सिखाओगे? मंजुला का सवाल सुन के आकाश चकित हो गया। क्या तुम्हें सचमुच रिक्शा चलानी है? जी, दरअसल मेरी माँ और पिताजी मेरी इतनी फिक्र करते थे कि उन्होंने मुझे बचपन में साइकिल भी नहीं चलाने दी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा सपना साकार करूंगा। मैं तुम्हें कल से ही रिक्शा चलाना सिखाऊंगा। अगले ही दिन आकाश और मंजुला एक कम भीड़भाड़ वाली सड़क पे आए और आकाश मंजुला को रिक्शा चलाने की ट्रेनिंग देने लगा। धीरे धीरे मंजुला बढ़िया रिक्शा चलाने लगी। दिन हंसी खुशी गुजर रहे थे और अचानक मंजुला पर फिर से पहाड़ टूट पड़ा। एक रोड एक्सीडेंट में आकाश का एक हाथ कट गया। बहू, आकाश तो अब रिक्शा नहीं चला पाएगा। हमारी गृहस्थी कैसे चलेगी अब? आप चिंता मत कीजिए माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। सास की बात सुन के मंजुला सोच में पड़ती है। अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, नौकरी भी नहीं मिलेगी। तभी मंजुला की सास आकाश का रिक्शा ड्राइवर का यूनिफॉर्म लेके वहाँ आती है। बहू, इस यूनिफॉर्म का अब कोई फायदा नहीं। आकाश इसे देखकर और दुखी होगा। तुम इसे किसी गरीब को दे आओ। यूनिफॉर्म देखते ही मंजुला की आंखों में चमक आती है। जी माँ जी। मंजुला घर के कामकाज निपटा के आकाश का यूनिफॉर्म पहनकर बाहर निकलती है। दिन भर आकाश की रिक्शा चलाती है और शाम को घर लौटती है। आकाश, बहू कहाँ गई है? तुम्हें कुछ पता है? नहीं माँ, वो गई तब शायद मैं नींद में था। और मैं मंदिर गई थी। अब दिन ढलने को है, लेकिन बहू का पता नहीं। मुझे चिंता हो रही है। तभी आकाश का यूनिफॉर्म पहने मंजुला वहाँ आती है। चिंता करने की कोई बात नहीं माँ जी। मंजुला को यूनिफॉर्म पहने देख सास और आकाश चकित हो जाते हैं। मंजुला, तुम ये यूनिफॉर्म पहन के कहाँ गई थी? बहू, मैंने तो तुम्हें ये यूनिफॉर्म दान करने कहा था ना। हाँ माँ जी, लेकिन ये यूनिफॉर्म इनके लिए बहुत अमूल्य है। मंजुला की बातें सुन के सास और आकाश भावुक हो जाते हैं। माँ जी, ये लीजिए 500 रुपए, मेरी आज की कमाई। अब हमें गृहस्थी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मतलब आज तुमने हमारी रिक्शा चलाई? जी हाँ, और ये मेरी पहली कमाई है। आपकी ट्रेनिंग आज इस कठिन वक्त में हमारे काम आ रही है। मैं बहुत खुश हूँ। मंजुला की समझदारी देख के उसकी सास उसे शाबाशी देती है। बहू, तुम सचमुच में हमारा अभिमान हो। हर घर में तुम्हारी जैसी समझदार बहू होनी चाहिए। हम सचमुच भाग्यवान हैं। कार्तिक ने पिछले साल ही अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी और 6 महीने पहले ही उसे एक अच्छी इंटरनेशनल कंपनी में जॉब मिली थी। सैलरी बहुत बढ़िया थी, लेकिन अब कार्तिक के फिजूल के खर्चे बहुत बढ़ गए थे। कार्तिक, तुम्हें नहीं लगता तुम ये बॉडी स्प्रे बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो? जैसे कि तुम नहाए ही नहीं हो। पापा, घर से ऑफिस पहुंचने तक पसीने से दूसरा स्नान हो जाता है, इसलिए बहुत स्प्रे यूज करना पड़ता है। अच्छा, ठीक है, लेकिन आज शाम वो पोस्ट ऑफिस वाले जोशी आ रहे हैं। एक हाथ सेविंग सर्टिफिकेट ले लेना। पापा, मुझे अभी कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह के बारे में सोचना नहीं है। लेट मी एंजॉय। कार्तिक ऑफिस के लिए निकलता है और दीपक सोच में पड़ते हैं।
आजकल के नौजवानों को पैसे की वैल्यू ही नहीं है। शायद वक्त ही इन्हें कुछ सिखाएगा। कार्तिक अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठा है। सारे दोस्त घर से लाया हुआ टिफिन खा रहे हैं, लेकिन कार्तिक बाहर से खाना ऑर्डर करता है। क्यों भाई कार्तिक, लगता है आजकल चाची के हाथ का खाना तुम्हें पसंद नहीं आ रहा। अरे हाँ, लेकिन रोज उस महंगे वाले होटल से खाना ऑर्डर करोगे तो आधी सैलरी इसी में खत्म हो जाएगी। आखिर हम कमाते किस लिए है? पापी पेट के लिए ही ना। दीपक चाय पी रहा है और देवयानी बहुत सारी हरी मटर छिल रही है। देवयानी, मैंने मेरी लास्ट बैंक एफडी ब्रेक की है। अगले महीने से कार्तिक से थोड़ी मदद लेनी होगी। तभी कार्तिक ऑफिस से खुशी खुशी घर आता है। उसके हाथ में एक बाइक की तस्वीर वाला पर्चा है। लो कार्तिक भी आ गया। बैठो कार्तिक, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। माँ, पहले एक खुश खबर सुनिए। दीपक और देवयानी चौंक जाते हैं। क्या तुम परमानेंट हो गए हो? नहीं पापा, और 6 महीने बाकी है। तो खुशी की बात क्या है? माँ, पापा, मैं अगले महीने ये बाइक ले रहा हूँ। दीपक और देवयानी फिर से चौंक जाते हैं। लेकिन कार्तिक, तुम्हें तो ऑफिस की बस का पिकअप और ड्रॉप है ना? क्या तुम्हारी कंपनी ये सुविधा बंद कर रही है? नहीं, लेकिन कॉलेज के दिनों से मेरा बाइक लेने का ड्रीम था। अब कमा रहा हूँ तो सोचा अपना सपना पूरा कर लूं। तभी कार्तिक की नजर देवयानी के सामने पड़ी ढेर सारी हरी मटर पर जाती है। अरे माँ, इतनी सारी मटर क्यों लाई हो? आजकल तो बाजार में 12 महीने मटर मिलती है। हाँ, लेकिन इस सीजन में बहुत ही सस्ती मिलती है। क्या माँ, आप भी? पापा रिटायर हुए हैं तो क्या हुआ? आपका ये बेटा अच्छा खासा कमाता है ना। छोड़ दीजिए ये मिडिल क्लास थिंकिंग। हाँ, कार्तिक हंसते हंसते अपने रूम में चला जाता है। इस लड़के को बचत करने की आदत कब लगेगी पता नहीं। अगली सुबह जब देवयानी किचन में रोटियां बना रही है, कार्तिक हाथ में एक लगभग खत्म हुई टूथपेस्ट लेके आता है। माँ, नई पेस्ट है क्या? ये खत्म हो गई। देवयानी हंसते हुए कार्तिक से वो खत्म हुई टूथपेस्ट लेती है और उस पर बेलन चलाती है। लो देखो कितनी सारी पेस्ट अंदर बची थी। और 2 दिन चलेगी ये ट्यूब। उफ, माँ आप भी ना। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए हैं और एक दिन कार्तिक बहुत ही बुरे मूड में घर आता है। लो कार्तिक भी आ गया। तुम चाय लोगे ना कार्तिक? कार्तिक बिना कुछ बोले सोफे पे बैठ जाता है। दीपक और देवयानी सोच में पड़ जाते हैं। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? पापा, आर्थिक मंदी की वजह से हमारी कंपनी ने कॉस्ट कटिंग की है और कुछ एम्प्लॉयज को ब्रेक दिया है। क्या तुम्हें भी ब्रेक मिला है? दीपक का सवाल सुनते ही कार्तिक रो पड़ता है। दीपक और देवयानी उसे संभालते हैं, लेकिन दोनों चिंतित हो जाते हैं। शांत हो जाओ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। जॉब से निकाले जाने के बाद कार्तिक का रूटीन बदल जाता है। नए जॉब के लिए वो कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं पे वैकेंसी नहीं है। घर में बैठे बैठे उसकी उदासी बढ़ रही है। कभी नहीं सोचा था कि ऐसा वक्त आएगा। पापा की जमा पूंजी भी खत्म हो रही है और मैंने तो कभी कुछ सेविंग्स की ही नहीं। उल्टा खर्चे बढ़ा के रखे हैं। बाइक का EMI, मोबाइल का EMI, पता नहीं कैसे निभा पाऊंगा। हॉल में दीपक और देवयानी बातें कर रहे हैं। बड़े अच्छे मूड में है। तुम्हें याद है हमने शादी के बाद पहली फिल्म कौन सी देखी थी? हाँ बिल्कुल, मैं कैसे भूल सकती हूँ। आप मुझे थिएटर में अकेला जो छोड़ के आए थे, भूल ही गए थे कि मैं आपके साथ हूँ। तभी कार्तिक वहां आ जाता है और उनको हंसते खेलते देख अचरज में पड़ जाता है। कार्तिक, आज शाम हम फिल्म देखने का प्लान बना रहे हैं, तुम चलोगे ना? माँ की बात सुन के कार्तिक रोने लगता है। दीपक और देवयानी चकित होते हैं। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? पापा, माँ, मुझे पता है आप बहुत तकलीफ में हैं, लेकिन मुझे बुरा ना लगे इसलिए खुश रहने का दिखावा कर रहे हैं। दिखावा? ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? घर का इनकम सडनली आधा हुआ है और आप फिर भी इतना खुश कैसे रह सकते हो, जैसे कि सब कुछ नॉर्मल है। कार्तिक की बात सुन के दीपक और देवयानी हंस पड़ते हैं। कार्तिक और उलझन में पड़ता है। आप हंस क्यों रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा है? बेटा, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। मतलब घर में पैसे कम आ रहे हैं, इस वजह से हम चिंतित हैं। लेकिन खुश रहना सिर्फ आपकी इनकम पर निर्भर नहीं होता। मैं कुछ समझा नहीं पापा। मतलब हमने हमारी मिडिल क्लास वाली आदतें और सोच बदली नहीं है, इसीलिए मेहनत के पैसों से खरीदी हर चीज का मूल्य हम जानते हैं। हाँ, तुम्हें शायद वो हमारी कंजूसी लगती होगी। माँ की बातें सुन के कार्तिक को सारी पुरानी बातें याद आती है। लेकिन जरूरतें पूरी ना हो तो भी हम दुखी होते ही है ना। लेकिन हमने अनचाही जरूरतों को कभी हमारे पास आने ही नहीं दिया। और छोटी छोटी चीजों की सेविंग करना, किसी भी चीज को पूरी तरह से यूटिलाइज करना, अपनी मेहनत की कमाई का समझदारी से विनियोग करना, इन आदतों का फायदा ऐसे कठिन वक्त में होता ही है।
दीपक और देवयानी की बातें धीरे धीरे कार्तिक के पल्ले पड़ रही है। अब समझ में आ रही है आपकी बातें, जो मुझे लेक्चर या फिजूल लगती थी। बेटा, इंसान को किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मितव्ययी यानी पैसे समझदारी से खर्च करने की आदत हमेशा फायदेमंद ही होती है। भले आज आपके घर में पैसा पानी की तरह बह रहा हो, कल किसने देखा है? कार्तिक दीपक और देवयानी की बातों से सहमत होता है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही है। लेकिन सोच समझ के पैसे उड़ाना इतना भी बुरा नहीं है। अब ज्यादा सोचो मत, ये दिन भी गुजर जाएंगे। सुनिए, अब कार्तिक का भी फिल्म टिकट बुक कीजिए। आज थोड़े पैसे हम भी उड़ाते हैं।